चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 4 है रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जितना भी एग्जाम है इंडिया का, कोई भी कंपटीशन, एक चपरासी से लेकर एक आईएएस तक का एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 1857 के विद्रोह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सब एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो चपरासी के एग्जाम हो चाहे आईएएस के एग्जाम। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग अच्छे से देख लेते हैं और इसको थोड़ा समझ भी लेंगे अच्छा से। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड कैनिंग was the governor general of India when the revolt of 1857 broke out। जिस समय 1857 का क्रांति हुआ, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। अब ये गवर्नर जनरल क्या होता था, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जब अंग्रेज का एक कंपनी भारत में आया व्यापार करने के लिए, ठीक है, अब व्यापार करते करते वो जो कंपनी है पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इंडिया पर अपना शासन व्यवस्था चलाना शुरू करता है। तो कंपनी का जो सर्वोच्च अधिकारी था, कंपनी कहाँ का था, कंपनी था इंग्लैंड का। तो उस कंपनी का भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, जिस समय भारत में 1857 का क्रांति हुआ, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे killed 2 British officers, Hagson and Bogg, at Barrackpur। He was hanged to death on 8 अप्रैल 1857। अब ये आंदोलन शुरू कहां से होता है, तो ये आंदोलन शुरू होता है एक सिपाही के विद्रोह से। ठीक है, मतलब अंग्रेजी जो सेना था जिसमें भारतीय भी थे और अंग्रेज भी थे। अंग्रेज लोग का संख्या कम था, भारतीय लोग का संख्या ज्यादा था, लेकिन वो सेना चलता था किसके अकॉर्डिंग, तो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलता था। ठीक है, क्योंकि सरकार किसका था, तो अंग्रेजों का सरकार था। लेकिन एक ऐसा घटना होता है जिसमें 29 मार्च 1857 को जो एक सिपाही होते हैं जिनका नाम होता है मंगल पांडे, उन्होंने 2 ब्रिटिश अफसर, एक था हैडसन और दूसरा बाग था, उसको बैरकपुर में उसकी हत्या कर दी और इसके लिए इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर भी लटका दिया जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपोई म्यूटनी भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो विद्रोह था उसको सबसे पहले शुरू करने वाले कौन थे, सिपाही लोग थे, इसलिए इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह ही कहते हैं। अब बात ये हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार था उसने भारतीय सेना में एक नया राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। मतलब भारतीय जो सेना था उसके लिए एक नया राइफल जो है वो लाया गया था कि भाई जितने भी सिपाही है वो पुराना राइफल जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है, सबको नया राइफल मिलेगा। ठीक है, उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। अब उस राइफल में जो कारतूस लगता था, मतलब उस राइफल में जो गोली लगाया जाता था, तो गोली क्या था कि गोली के ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें एक मतलब कार्टेज टाइप का लगा हुआ था, उसमें एक छल्ला टाइप का लगा हुआ था जिसको पहले दांत से छील के उसको हटाना पड़ता था और उसके बाद उसको बंदूक में या राइफल में लोड करना होता था। अब सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गया कि वो जो मतलब कारतूस के ऊपर जो वो लगा हुआ है जिसको दांत से छीलना पड़ता है, गाय और सूअर के चर्बी से मिलाकर बनाया गया है। अब इससे क्या हुआ कि जो सिपाही थे, अब सिपाही अधिकतर कौन थे, या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र था और मुसलमान जो है वो सूअर से बड़ा नफरत करते हैं,
इसलिए अब हिंदू और मुसलमान दोनों को लगा कि भाई अंग्रेज तो हमारा जो धार्मिक भावना है उसको भी ये कर रहा है, मतलब हम लोग का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो धार्मिक मामला होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, और इसलिए क्योंकि मंगल पांडे ऐसा, अगर आप देखेंगे पिक्चर भी एक आया है, अगर आपको मौका मिले तो आप ये सारा पिक्चर देख सकते हैं, मंगल पांडे करके पिक्चर आया है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, और जो अधिकारी इनको आदेश कर रहा था उसको गोली मार दिया, ठीक है। बाद में इनको पकड़ के और इनको भी बैरकपुर में पता है कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि विद्रोह जो है वो भड़क गया, मतलब अब कहीं कहीं होता है कि हर लोग असंतुष्ट है, हर लोग विरोध कर रहा है, हर लोग चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है पहले, ठीक है। क्लासरूम में भी होता है, नहीं चाह रहा है सब बच्चा कोई चीज से नापसंद कर रहा है किसी चीज को, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, डरे, अगर बोलेंगे तो फिर ज्यादा पिटा उठा जाएंगे। लेकिन एक बच्चा जैसी कंप्लेन किया वैसे सब बच्चा कह रहा हाँ सही बात सही बात सही बात, हाँ है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ। अब देखते देखते जितना भी सिपाही था वो सब धीरे धीरे करके क्या विद्रोह करने लगा। कहता है कि ऑन 10th मई द सिपोही ऑफ 3rd नेटिव रेजिमेंट ऑफ मेरठ रेज द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो। 10 मई को जो 3rd नेटिव रेजिमेंट था सिपाहियों का, ये मेरठ में, जो मेरठ के जो सेना था, ठीक है ना, इसने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले जो मेरठ शहर में जो जेल है, ठीक है ना, उस पर धावा बोला, जेल को तोड़ दिया, वहां से जितने भी भारतीय लोग बंदी थे सब आजाद हो गए। और वहां से इन लोगों ने एक नारा दिया कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो कहने का मतलब कि दिल्ली जो मेन सत्ता का केंद्र है वहां पहुंचकर और हम लोग जो है वो इस अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे और फिर से मुगल जो शासक हैं बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, कि उनके नेतृत्व में फिर से हम नया सरकार की स्थापना करेंगे। इसलिए मेरठ से सारा सिपाही लोग विद्रोह कर देता है, वहां जितना भी सरकारी अधिकारी होता है उसको मार के भगा दिया जाता है, जेल तोड़ के सब जो कैदी है उसको आजाद कर दिया जाता है, और वहां से सिपाही जो है वो अपना एक जत्था बना के और मेरठ दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है, ध्यान देगा। कहता है कि ऑन रीचिंग दिल्ली दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में भी वही होता है, दिल्ली से भी जो अंग्रेजी अधिकारी है उनको खदेड़ दिया जाता है शुरुआत में, और ये पहुंचते हैं जो लाल किला है वहां, और वहां पे बहादुर शाह जफर जो कि लास्ट मुगल एम्परर्स थे उनको इन्होंने इस विद्रोह का नेता चुना। कहा कि भैया आप जो है वो हमारे नेता हैं और अब हम लोग अंग्रेज के अंडर में नहीं है, अंग्रेज का सरकार अब नहीं रहेगा, अब आपका सरकार रहेगा, ठीक है, हाँ, अब आपके अंडर हम लोग जो है वो काम करेंगे, अंग्रेज को यहाँ से मार के भगा देंगे, भारत के अंग्रेज को निकाल देंगे, ठीक है। अब ये जो विद्रोह था उसके पीछे कारण क्या था इसको देख लेंगे, ठीक है, काउज ऑफ द रिवोल्ट। हमने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था कि कारण क्या था, इसको और अच्छे से देख लेते हैं। तो कहता है कि दिस काउज इंक्लूड ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ हैवी टैक्सेशन। कहता है कि अब विद्रोह था तो विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहा है, तो कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तो कोई एक कारण से वो नहीं छोड़ रहा है, अब बहुत सारा उसको कारण नजर आ रहा है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा है, टीचर अच्छा नहीं है, फी ज्यादा लग रहा है, क्लासरूम जो है वो उसका व्यवस्था सही से नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, नहीं, हाँ उसमें से कोई एक तत्कालिक कारण बन गया कि अच्छा ये चीज हुआ तो हम चलो छोड़ दो, मतलब दिमाग में पहले से 4-5 कारण है, ठीक है। तो वैसे ही ये जो विद्रोह हुआ उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ हैवी टैक्सेशन।
कि ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज्यादा जो भारतीय लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था, ठीक है। किसानों से जबरदस्ती कर वसूला जा रहा था, व्यापारियों से जबरदस्ती कर वसूला जा रहा था। अब चूंकि ये जो सिपाही लोग थे वो भी तो कहीं ना कहीं भारतीय ही थे, वो भी तो भारतीय समाज से ही निकल के वहां गए थे। आज मान लीजिए कि कोई सेना में है तो सेना में है तो कोई किसान के घर पे है, कोई दुकानदार के घर पे है, कोई छोटा किसान के घर से है, कोई बड़ा किसान के घर से है, कोई मजदूर के घर से, आखिर है तो भारतीय समाज का आदमी है, ठीक है। तो अंग्रेजों का ये जो पॉलिसी था, ये जो बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा था भारतीय लोग से, इससे पूरा भारतीय लोग नाराज था। और चूंकि सिपाही लोग भी भारतीय लोग में से ही थे, ठीक है, तो इनके मन में भी जो है वो विद्रोह का भावना था, और ये भी एक कारण था। फिर कहता है कि स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। जब अंग्रेज लोग जब यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो भारतीय लोग थे वो बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हुए। बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट हुए मतलब यूरोप के साथ इनका कनेक्शन बढ़ा। मतलब अंग्रेज के आने से पहले जो भारतीय लोग थे वो बाहरी दुनिया से इनका संपर्क नाम मात्र के था या बहुत कम था। लेकिन जब ये लोग यूरोप जाने लगे, हमारे बहुत सारे जैसे मान लीजिए जो जितने भी आप अधिकतर देखेंगे लीडर, ठीक है, आजादी के अधिकतर जो लीडर आप देखेंगे वो सबको आप देखेंगे कि कोई कलकत्ता से बैरिस्ट्री किया हुआ है, तो कोई कलकत्ता कह रहे हैं, लंदन से बैरिस्ट्री किया हुआ है, या अलग अलग यूरोप के अलग अलग शहर से पढ़ा हुआ है। तो जब ये जो लोग थे, ये भारतीय लोग जब वहां यूरोप जाते थे पढ़ाई करने या और कोई कारण से, तो वहां का जो समाज था, वहां समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, इन सारी चीजों को देखता था, तो उसको लगता था कि भाई मतलब स्वतंत्रता तो हमारा मतलब एकदम अधिकार है, इक्वलिटी तो हमारा अधिकार है, जब हर मनुष्य का अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न एजुकेशन था वो भी इनके अंदर धीरे धीरे करके विद्रोही भावना को पैदा कर रहा था, और इनको भी लगता था कि भाई यूरोप में जैसे लोग स्वतंत्र हैं, जैसे लोगों का अलग अलग अधिकार है, तो भाई भारतीय लोगों का भी होना चाहिए, है ना। और जब वो भारत आए तो उन्होंने धीरे धीरे भारतीय लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि भाई हम लोग अंग्रेज तो हम लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार कर रहा है। यूरोप में तो ऐसा नहीं है, यूरोप में तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, उतना ज्यादा टैक्सेशन भी नहीं है, हर लोग जो है वो स्वतंत्र है, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके का अधिकार है, यहाँ तो कुछ नहीं है हम लोग, है ना। तो वहां से मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से धीरे धीरे, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बड़े बड़े जो होते हैं दार्शनिक टाइप के, लेखक टाइप के जो पोएट हैं, जो कि अपनी रचनाओं से ये जो समानता है, स्वतंत्रता है, विश्व बंधुत्व है, इन सारी चीजों की भावना को जो बढ़ाने का काम करता है समाज में, तो इन सारे लोगों से संपर्क में आने के कारण जो लोग थे धीरे धीरे जागरूक होने लगे, और वही लोग जो वहां जाकर जागरूक हुए वो जब भारत आए तो वो भारत के लोगों को भी जागरूक करने लगे। तो धीरे धीरे भारतीय के अंदर भी ये धीरे धीरे बैठने लगा कि भाई हम लोग को भी वो अधिकार मिलने चाहिए जो कि यूरोप में लोगों को मिले हुए हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये फिर थर्ड आता है प्रोपोगेंडा बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को अच्छा से समझा रहे हैं, ठीक है। अब क्या था कि जब अंग्रेज लोग यहाँ आया व्यापार के नाम पर, और फिर धीरे धीरे पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, तो ईसाई लोगों के साथ, क्योंकि अंग्रेज थे क्या, ईसाई थे, तो उन लोग के साथ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज भी भारत आए। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आए वो खास करके क्या करते थे कि जो समाज का जो गरीब लोग, ठीक है, उसको वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने लगे, उनको ईसाई बनाने लगे। अब ये कैसे ईसाई बनाते थे, जैसे इससे पहले भी मुसलमान था, तो मुसलमान जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान बना रहा था, मतलब मानो धर्म नहीं तो मुड़ी काट देंगे, ठीक है, ये वाला। लेकिन ईसाई लोग जो थे बड़ा तेज था,
ईसाई वैसे नहीं ईसाई बना रहा था लोग को। ये जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्होंने क्या किया कि जो समाज के वैसे वर्ग थे, मतलब जो गरीब है, दबा कुचला है, जिसको सही से भोजन नहीं मिल रहा है, खाना पानी नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अपने संपर्क में लाया और उन लोगों को कुछ पैसा कौड़ी दे के, उनका आर्थिक मदद करके, अभी भी चल रहा है, अभी भी बहुत जगह पे ये जो मामला है वो आ रहा है और उस पर सरकार जो है वो निगाह रखे हुए है। अब मान लीजिए कि बेचारा जो गरीब आदमी है, अब कोई पहुंचा जो SC/ST या उस तरीके का जो कि मतलब एकदम डाउन टू अर्थ उसको कह सकते हैं कि क्लास है, ठीक है, दबा कुचला, जो बेचारा एकदम गरीब तबका है, वहां पे पहुंचा और पहुंचने के बाद सबको बताया कि भाई ईसा मसीह ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, और किया और ये सब समझाया 2-4-10 दिन 5 दिन या महीना 2 महीना दिन, और उसके बाद सबको 2 लाख रुपया बांट दिया। अब जिसको 2 रुपया के लिए जो सोच रहा है, 200 रुपया के लिए जो सोच रहा है, उसको 2 लाख रुपया मिल गया, तो उसको तो लगेगा कि भाई ईसा मसीह के कारण ही हमारी जिंदगी में लगता है कि सब बदलाव आया है ना। और वो क्या करेगा कि वो हंसते हंसते हिंदू से ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको क्या जा रहा है, उसको तो पैसा मिल रहा है, उसको तो भोजन मिल रहा है ना। अब जिसके पास पैसा है वो नहीं होगा। अब मान ली कि कोई करोड़पति है और उसको जाके कहेगा कि हाँ 10 लाख रुपये ले लो और हिंदू से ईसाई बन जाओ, तो नहीं बनेगा। लेकिन जो बेचारा गरीब है, जिसको 200, 400, 500 रुपया के लिए वो जूझ रहा है, उसको जाके 5 लाख रुपया दे देगा तो तुरंत बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो समाज के ऐसे जो लोग थे उनको पकड़ पकड़ के जो ईसाई मिशनरीज थे उनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया, जिससे जो बुद्धिजीवी भारतीय थे, पढ़े लिखे भारतीय थे, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सोसाइटी में जिनका मतलब हैसियत था, या जो हिंदू धर्म से प्रभावित लोग थे, अब उनको लगने लगा कि अरे भाई ये तो हमारा जो समाज है, हमारा समाज को भी तोड़ रहा है और हमारा समाज को तोड़ के हिंदू को ईसाई बना रहा है। तो इससे भी जो लोग था उसके अंदर असंतोष था। समझ रहे हैं बात को? फिर कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। अंग्रेज को आने से पहले क्या था, ध्यान से समझना। अंग्रेज को आने से पहले क्या था कि हमारा जो भारतीय समाज था वो आत्मनिर्भर था, सेल्फ इंडिपेंडेंट समाज था। अब सेल्फ इंडिपेंडेंट समाज क्या था, तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कार्य करते थे। कैसे? ध्यान देगा, ध्यान से समझेगा ये, ठीक है? कि आज भी आप देखेंगे अब धीरे धीरे कम हो रहा है, नहीं तो समाज का हर एक जो वर्ग था उसका एक अलग अलग काम था। नाई था, बाल बनाने का काम करता था, धोबी कपड़ा धोने का काम करता था। इसी प्रकार से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले ट्रेडिशनली कुछ सोसाइटी था। जैसे कुम्हार हो गया, कुम्हार जो है वो मिट्टी के घड़ा बनाता था, मिट्टी का दिया बनाता था, ठीक है। बहुत सारे जो लोग थे वो बुनकर थे, मतलब कपड़ा घर ही बुनने का काम करते थे, ठीक है। तो ये सारा जो छोटा छोटा जो मतलब लोग मिलकर एक समाज का जो निर्माण कर रहे थे वो सिर्फ इंडिपेंडेंट था, मतलब दूसरे पे इसका निर्भरता नहीं था। समाज में हर चीज का जो उत्पादन है वो उतना हो जाता था जितना उसको चाहिए था, सफिशिएंट काम हो जाता था। मतलब एक गांव है तो गांव वाला लोग को निकलकर दूसरा गांव जाने का, मतलब ज्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं होता था। 3-4 गांव 5 गांव जो है वो अगल बगल में हो जाता था। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो भी गांव का बनावट है वो इस प्रकार से है कि गांव में कम से कम एक गांव में 10 से 12 जात कम से कम रहेगा और अगल बगल मिला के पूरा करेगा, फुलफिल करेगा। मतलब 5-6 गांव मिल जाएगा तो पूरा फुलफिल कर लेगा। क्यों? अब पहले जब इस तरीके का समाज था तो मतलब एक दूसरे पर समाज डिपेंडेंट था। मतलब हमारा काम आप कर रहे हैं, आपका काम हम कर रहे हैं, आपका ये काम हमसे हो जा रहा है और हमारा ये काम जो है वो आपसे हो जा रहा है, ठीक है।
तो जो कहता है कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो बड़ा फल फूल रहा था भारत में, और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था उसका विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड था। और प्राचीन काल में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन जब ये मुस्लिम लोग आए तो मुस्लिम लोग के पास इतना दिमाग नहीं था, ठीक है। उसे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो समाज था वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज तो खुद व्यापारी था। अब अंग्रेज दिमाग ये लगाने लगा कि इन लोगों का सामान ना बिक के हमारा सामान कैसे बिके, ठीक है। और उसने इसी प्रकार के पॉलिसी को बनाया, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजी सामान से भारतीय बाजार भर गया, और जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे करके चौपट हो गया, धीरे धीरे करके खत्म हो गया। अब जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जो लोग जुड़े हुए थे, जो काम कर रहे थे, जिनको वहां से रोजगार मिल रहा था, वो सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनका नौकरी खत्म हो गया। अब उनका सामान कोई खरीद ही नहीं रहा। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझो। अब इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि खादी का कपड़ा, आज भी खादी का कपड़ा मिलता है मार्केट में, बड़ा कंफर्टेबल होता है और अच्छा भी लगता है पहनने में भी, और कंफर्टेबल भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा रेट उसका ज्यादा होता है, दाम उसका ज्यादा होता है, ठीक है। पहले जब खादी का कपड़ा बनाया जाता था हाथ से बुन के, और जब उसको बेचा जाता था, तो एक कपड़ा मान लीजिए कि एक मोटा मोटी ऐसे ही बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 50 रुपया में वो बेच रहा है बेचारा, क्योंकि उसको मटेरियल लगा है, बनाने में मेहनत लगा है, तो कम से कम 50 रुपया में बेचेगा। लेकिन इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो व्हेन मैन मेड गुड्स या हैंडमेड गुड्स इज रिप्लेस्ड बाय मशीन मेड गुड्स, मतलब जो हाथ से सामान बनता था उसकी जगह मशीन से सामान बनने लगा। और जब मशीन से सामान बनने लगा तो जो मशीन से बना सामान वो तो एक बार में 1000 2000 बना रहा है, 5000 10,000 बना रहा है, लाखों की संख्या में बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि जब वहां से सामान बन के तैयार होकर आ रहा है, तो एक शर्ट अगर मान लिए कि इधर हाथ से बनाया है बेचारा तो 50 रुपए में बेच रहा है, तो जो मशीन से बनाया वो कह रहा है कि हम 30 रुपये में दे देंगे, क्योंकि इसको कॉस्ट कम लग रहा है ना, तो बहुत ज्यादा संख्या में बना रहा है, ये तो हाथ से बना रहा है तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो भाई कम से कम तो 50 रुपए में बेचेगा। लेकिन जो मशीन से बना वो 30 रुपए में बेच रहा है। अब अगर आप सामान लेने जाते हैं तो क्या प्रीफर करिएगा? कम जिसका दाम है आप उसको खरीदिएगा। उस समय समाज और गरीब था, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं वो भारतीय सामान न खरीद के और अंग्रेजी सामान खरीदने लगे, ताकि अंग्रेजी सामान जो था वो बहुतायत में मिल रहा था, मशीन से बन के आ रहा था, कम दाम में आ रहा था, इसलिए लोग उसको खरीदने लगे और भारतीय सामान को कम खरीदने लगे। जब कम खरीदने लगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक है कि इसका प्रोडक्शन घटेगा, और जब धीरे धीरे प्रोडक्शन घटेगा मतलब वहां जो काम कर रहे लोग हैं वो धीरे धीरे बेरोजगार होंगे, ठीक है। तो इससे जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में लगे हुए जो लोग थे वो परेशान हो गए, और धीरे धीरे उनका जो व्यापार था वो या रोजगार था वो भी बंद हो गया। एक प्रकार से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था धीरे धीरे वो एकदम डिस्ट्रक्ट हो गया, जिससे भी जो लोग उससे जुड़े हुए थे वो अंग्रेजों से कहीं ना कहीं नाराज थे। समझ गए बात को? अब कहता है कि पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको अच्छे से समझना, ये हर एग्जाम में पूछता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है इसको आप समझना। इसको हड़प की नीति भी कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अंग्रेज क्या करता था कि उस समय जितने भी राजे राजवाड़े थे, ठीक है, तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया डलहौजी, ठीक है, डलहौजी के काल में बना, कि इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई राजा या रानी का कोई अपना पुत्र नहीं है तो वो किसी बच्चा को गोद नहीं ले सकता है। उसका जो राज्य है वो
अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। समझ रहे बात को? पहले क्या होता था कि मान ली कि राजा रानी, अगर राजा रानी का बेटा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, कोई वंश नहीं है, तो वो किसी रिश्तेदार में से ही किसी को अपने गोद लेकर और वो उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। लेकिन डलहौजी आया, कहा कि नहीं, अगर आपका बाल बच्चा है तब ठीक है, अगर आपका बाल बच्चा नहीं है तो आपका राज्य जो है, आपके मरने के बाद आपका राज्य जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य में, मतलब आपका राज्य हम ले लेंगे। अब आपका वो राज्य नहीं रहेगा, आपका कोई रिश्तेदार जो है वो राज्य नहीं ले सकता है, ठीक है। और इसी की नीति के तहत आप लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ यही हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे दामोदर राव, वो रोग से ग्रस्त थे, ठीक है। तो मतलब कम ही उम्र में उनका वो मृत्यु हो गया था। लेकिन उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव एक लड़का था जिसको इन्होंने ये लिया था, मतलब गोद लिया था, और वो चाहते थे कि दामोदर राव जो है वो वही उनका अगला वारिस बने। और अंग्रेज कहता था कि नहीं, आपका कोई बाल बच्चा नहीं, तो आपका सारा साम्राज्य अब मेरा हो गया, और यही चलते लड़ाई था, ठीक है। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग भी अंग्रेजों ने बहुत सारे जो देसी रियासतें थी उसको डायरेक्ट अपने कंट्रोल में कर लिया। अब देसी रियासतें का मतलब ऐसा मत समझना है कि कोई 2-4-5 वो गांव था, मतलब राजा एक है तो राजा के कंट्रोल में कितना दूर तक एरिया है, सब के सब एरिया एक झटका में अंग्रेज के हो गया। समझ रहे हैं? तो इससे भी जो, अब मान लीजिए कि जिस भी राज्य का हड़प किया गया अंग्रेजी राज्य में, तो वहां का जो जनता था वो नाराज था। जैसे झांसी का जब विलय किया गया तो झांसी का जितना भी जनता था वो नाराज था अंग्रेज से कि भाई हमारे राजा के साथ ही मतलब गलत किया है, अच्छा नहीं किया है, उनको अपमानित किया है, उनका राज छीन लिया है, ठीक है। मतलब लोगों में एक असंतोष का भावना था। तो ये बहुत सारा, इस अब बता रहा है यहाँ क्या हम लोग कॉज पढ़ रहे हैं, तो ये सारे कॉजेज थे। यहां तक समझ गए? अब देखिए, कहता है कि द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल्स whose cartridges were said to have a greased cover made of beef and pork, spanked of revolt. ये सारा कारण तो था ही, जो सबसे इमीडिएट कारण था, जिसको हम कह सकते हैं तत्कालिक कारण, वो ये था कि अंग्रेजों ने एक नया राइफल इंट्रोड्यूस किया था जिसको न्यू इनफील्ड राइफल कहते थे। और इसका जो कार्टिलेज था, मतलब वही इसका जो गोली था, ऐसा माना जाता था कि उसके ऊपर एक ग्रीस कवर लगा हुआ है, मतलब एक कवर लगा हुआ है जो कि चिपचिपा टाइप का है, ग्रीस टाइप का है, ठीक है। और ये अफवाह फैला कि ये जो कवर लगा हुआ है वो बीफ से, बीफ मतलब वही गाय के मांस, और पोर्क मतलब सुअर का मांस, कि गाय और सुअर के मांस या गाय या सुअर के चर्बी को मिला के बनाया गया है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों जो लोग थे, जो कि सेना में थे, अब सेना में अधिकतर तो हिंदू और मुसलमान ही था 1857 तक, तो ये जो लोग थे वो क्या हो गए, नाराज हो गए। इन लोग को लगा कि भाई ये अंग्रेज तो हमारा धर्म में भ्रष्ट करना चाह रहा है, अभी तक तो हमारा रुपया पैसा छीन लिया, हमको गरीब बना दिया, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, हमारा जो इंडस्ट्रीज है हैंडीक्राफ्ट वो भी खत्म। तो ये सब तो ठीक है, यहाँ तक तो चलेगा, लेकिन जब बात धर्म पर आता है तो लोग जो है धर्म को जल्दी एक्सेप्ट करता नहीं है, मतलब धर्म के खिलाफ बात जो है लोग को जल्दी पचता नहीं है। जब बात धार्मिक रूप से आ जाता है तो लोग जो है वो ऑटोमेटिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब जो है इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और ये जो है वो इमीडिएट कॉज बना। कहता है द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल ड्यू टू मेनी रीजंस, लेकिन ये जो विद्रोह था वो सफल नहीं हो पाया, ये विद्रोह असफल हो गया। अब इस विद्रोह के असफल होने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। कुछ जो इतिहासकार हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, मतलब स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं भारतीयों के लिए। कुछ जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो इसको ऐसे ही छोटा मोटा विद्रोह समझते हैं, ठीक है।
कुछ जो है वो सिर्फ सिपाही विद्रोह समझते हैं। तो अलग अलग इतिहासकार का इन पर अपना अलग अलग मत है, लेकिन ये विद्रोह जो है वो असफल हो गया। रीजन विच इंक्लूड्स लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और विद्रोह का जो फेलियर होने के पीछे जो कारण था वो ये था कि जो भारतीय लोग थे जो कि विद्रोह कर रहे थे वो अपने आप को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, मतलब संगठित होकर विद्रोह नहीं कर पाए, जिसके कारण ही विद्रोह असफल हुआ। इसके बाद कहता है कि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, मतलब कोई सेंटर में एक मजबूत लीडरशिप नहीं था जिसके नेतृत्व में विद्रोह जो है वो चल सके, इसलिए भी विद्रोह धीरे धीरे कमजोर हो गया और बाद में चल के सफल हो गया। कोऑर्डिनेशन एंड नेशनलिज्म, कहता है कि लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव था, मतलब आज का समय नहीं था कि हाँ मोबाइल में मैसेज डाल दे कि हाँ विद्रोह करना है चलो घर से निकलो, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए या फेसबुक पर डाल दिए और लोग को पता चल गया कि हाँ अच्छा इतना बजे हम लोग को आज पहुंचना है गांधी मैदान में या यहाँ या वहां। पहले तो कम्युनिकेशन का कोई साधन था नहीं, चिट्ठी लिखाता था, पहुंचता था 10 दिन में, 15 दिन में, महीनों दिन लग जाता था। ठीक है, तो जो क्रांतिकारी लोग थे या जो विद्रोही लोग थे उनके भी कम्युनिकेशन का अभाव हुआ। ठीक है, इसलिए विद्रोह क्या हुआ कि एक समय में सारी जगहों पे नहीं हो पाया। मतलब मान लो कि सपोज दैट अभी आज गया में विद्रोह हुआ, अब गया में विद्रोह हुआ तो धीरे धीरे बात फैलते 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 एक अगला दिन पहुंचा पटना में, क्या विद्रोह हो गया, गया नामांकित कर देना है, पटना में विद्रोह कर दिया। अब फिर पटना से फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी, तो मतलब एक जगह से दूसरा जगह बात जाने में टाइम लगता था, समझ रहे हैं। इसलिए विद्रोह जो है वो सब जगह एक बार नहीं हो पाया, और अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाकर जहां जहां विद्रोह हुआ वहां वहां एक एक करके विद्रोह को दबा दिया। बात को इसे समझिए, मान लीजिए कि 10 जगह है, ठीक है, 5 जगह है या 6 जगह जो भी है, एक एग्जाम्पल के रूप में, अब 5 जगह एक बार लोग विद्रोह कर देता, तो जब 5 जगह एक बार 6 बार विद्रोह कर देता तो जो अंग्रेजी सेना था वो उतना था भी नहीं, है ना। अंग्रेजी जो सेना था उसका संख्या कम था, विद्रोह को लीड भी सेना ही कर रहा था, तो ऑटोमेटिक है कि अंग्रेज जो है उनको यहाँ से बढ़िया बिस्तर समेट के भागना पड़ता। ठीक है, लेकिन विद्रोह क्या हुआ कि एक जगह एक समय में सब जगह स्टार्ट नहीं हो पाया, मतलब एक एक करके हुआ, और जब एक एक करके हुआ तो अंग्रेजों ने उस विद्रोह को एक एक करके आसानी से दबा दिया। ठीक है, तो ये था। फिर भी बहुत सारे जो लोग हैं कहते हैं कि उस समय जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसका भी अभाव था, राष्ट्रवाद का भी लोगों में कमी था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लोग बताते हैं कि भाई जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं बहुत सारे जो देसी राजा राजवाड़ा थे वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और वो भी अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोह को दबा रहे थे। कुछ जमींदार भी जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोह को दबा रहे थे। इवन दैट एग्जाम्पल के रूप में बताता है कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई इसलिए विद्रोह नहीं कर रही थी कि उनको अंग्रेजों को यहाँ से भगाना था और पूरे भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाना था। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए विद्रोह की हुई थी या इसलिए वो लड़ाई लड़ रही थी क्योंकि उनका जो अपना राज्य है उसको अंग्रेजों ने हड़प लिया था, इसलिए वो विद्रोह में शामिल हुई थी। वैसे ही अलग अलग जगह का सिचुएशन था। ठीक है, नाना साहब जो थे उनको पेंशन और राज्य का बात था तो उनको भी नहीं मिला था, तो इसलिए भी वो विद्रोह किए हुए थे। मतलब जो लोग थे वो अपना मैटर के कारण विद्रोह स्टार्ट किए थे, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको अंग्रेज दे रहा है पेंशन, अब पेंशन मेरा देना बंद कर दिया तो हम विद्रोह कर दिए, तो भैया इसमें आम जनता का क्या है? आम जनता का जो फीलिंग है वो नहीं है। ठीक है, हाँ हो रहा है सब जगह विद्रोह, तो हम भी उसमें अपना रोटी हाथ फेंक दिए, समझ रहे हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अब नाराज है कोई बात को लेके, देखा कि अच्छा सब लोग लड़ाई हो गया, अब लड़ाई हो गया तो देखा कि वो है ना कि लड़ाई हो गया है तो अपन हाथ साफ कर दिया उगला में भी कि चलो अपन हम भी अपन काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो आम जनता के अंदर उस समय तक बहुत अच्छे से नहीं जगा था। मतलब आम जनता जो है वो विद्रोह में शामिल
नाम मात्र थे, ठीक है। ये भी एक रीजन था विद्रोह को सही तरीके से सफल नहीं होने का या विद्रोह को असफल होने का, ये भी एक कारण, ठीक है। फिर कहता है कि मेनी रूलर्स, देखिए बता रहा है, मेनी रूलर्स लाइक सिंधियास, ग्वालियर, जैसे ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इंदौर के होलकर्स थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, कश्मीर के जो रूलर्स थे, राणा जो थे नेपाल के, जोधपुर के जो राजा थे, गेव एक्टिव सपोर्ट टू द ब्रिटिश। ये सारे जो लोग थे, वो ब्रिटिश लोगों को ही सपोर्ट कर रहे थे। मतलब विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सरकार की मदद कर रहे थे ये सारे लोग, समझ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो लोग थे वो नाराज नहीं थे, तो ये जो थे वो अंग्रेजों का मदद कर रहे थे। इनको लगता था कि अभी मदद करेंगे अंग्रेजों को तो बाद में अंग्रेज हमको और अच्छा रियायत देगा, हमारा उससे और अच्छा मजबूत संबंध बनेगा, ठीक है। तो जिनका जिनका कुछ छीन लिया गया था, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, या नाना साहेब हैं, बेगम हजरत महल हैं, तो इन लोगों का कुछ कुछ छिना गया था, तो इन लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा था, समझ गए बात को कि भाई विद्रोह असफल क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट रिवोल्ट दिया है, कहां कहां पे रिवोल्ट हुआ, ठीक है, उसके लीडर कौन थे, और ब्रिटिश कौन सा ब्रिटिश का जो कमांडर था उसने इस विद्रोह को दबाया, और उससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देख लिया जाए, चलिए। तो कहता है सबसे पहले कि दिल्ली में विद्रोह हुआ 11 मई 1857 टू 20 सितंबर 1857। 11 मई 1857 से 20 सितंबर 1857 तक ये जो विद्रोह है वो दिल्ली में हुआ। मतलब ये जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में विद्रोहियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, समझ रहे हैं ना। अब इसका जो लीडर था वो कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे और बख्त खां, ये जो थे वो इस विद्रोह के नेता थे। बख्त खां जो थे उनको सेना का कमांडर बनाया गया था, ठीक है। यहाँ बाद में एक अंग्रेजी अधिकारी है जॉन निकोलसन, उसने यहाँ विद्रोहियों का जो विद्रोह था उसको कुचला, और बाद में एक और यहाँ अधिकारी है जिसका नाम अधिकतर एग्जाम में पूछ देता है, एक अधिकारी है जिसका नाम है हडसन, ठीक है। उसने बहादुर शाह जफर का जो दो बेटा था, दोनों बेटा को लाल किला में ही गोली मार दिया था, ठीक है। देखा कि अभी बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो गया है, इसको पकड़ के हम इधर उधर ले जाएंगे, इसको मार भी देंगे, तो बाद में इसका बाल बच्चा जो है खड़ा हो जाएगा कि अब हम राजा रहेंगे। तो एक काम करो, नहीं तो कोई ढंग से रहेगा और ना आगे चल के कोई राजा बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो कर दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कहता है कि रिवोल्ट ऑफ 87 बिगिंस हियर, यहीं पे ये स्टार्ट हुआ। बहादुर शाह गॉट अ टाइटल ऑफ शहंशाह हिंदुस्तान। बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान कहा गया कि भाई आप ही जो है वो हिंदुस्तान के राजा हैं। He was present at Rangoon with his wife बेगम जिन्नत महल। बाद में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, लाल किला से गिरफ्तार किया। इनका जो दोनों बेटा था उसको बताया कि हडसन ने बहादुर शाह जफर के आंख के सामने ही दोनों को गोली मार दिया। बहादुर शाह को पकड़ के रंगून भेज दिया गया, और उनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, उनको भी वहीं भेज दिया गया। कहा कि तुम लोग यहाँ मत रहो, यहाँ रहोगे तो जनता के हमेशा भड़काते रहोगे, है ना। तो इन लोग को वहां भेज दिया। फिर एक जगह और जो मेन, मतलब ये जो मेन सेंटर है वहां बता रहा है कि कहाँ कहाँ मेन विद्रोह हुआ। फिर हुआ कानपुर में। कानपुर में 4 जून 1857 से 6 दिसंबर 1857 तक चला। कानपुर में विद्रोह को लीड कर रहे थे नाना साहेब और तात्या टोपे। तात्या टोपे थे, ठीक है, जो कि कमांडर थे, और एक और थे अजीमुल्ला, ये यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ के विद्रोह को कॉलिन कैंपेडेल ने यहाँ विद्रोह को दबाया, कानपुर के विद्रोह को दबाया।
कहता है कि नाना साहेब रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज ही वाज डिनाइड विद टेंशन एज ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। कानपुर में नाना साहेब विद्रोह कर रहे थे। अब नाना साहेब हमने क्या बताया कि बहुत सारे जो लोग थे वो उनका कुछ कुछ छीन गया था, इसलिए विद्रोह में शामिल हुए थे। तो नाना साहेब इसलिए विद्रोह में शामिल हुए थे क्योंकि नाना साहेब को पेंशन मिलता था। अंग्रेजी सरकार जो है वो, मतलब जो मराठा जो ये हेड था उसको अंग्रेज पेंशन देता था, लेकिन नाना साहेब को पेंशन देने से अंग्रेज मना कर दिया। कहा कि नाना साहेब जो है वो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र हैं, मतलब गोद लिए हुए हैं। और जब डॉक्यूमेंट्स ऑफ लैब्स के अकॉर्डिंग कहा कि जो गोद लिया हुआ संतान है उसको हम वाजिब नहीं मानते हैं, जब अंग्रेज किया कहा और झांसी को उसी के अकॉर्डिंग अपने कंट्रोल में लिया, तो ये जो नाना साहब ने उनको पेंशन देने से मना कर दिया। कहा कि तू भी तो दत्तक के पुत्र है, तुमको पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए नाना साहब जो है वो विद्रोह में शामिल हुए। समझ रहे हैं बात को? फिर लखनऊ में हुआ 4 जून 1857 से 21 मार्च 1857 तक। यहाँ बेगम हजरत महल जो थी वो विद्रोह को लीड कर रही थी, और यहाँ भी कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया। कहता लखनऊ वाज अनेक्स्ड इन 1857 ऑन द चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। लखनऊ में विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि लखनऊ में कुशासन का आरोप लगा के लखनऊ का जो प्रशासन था उसको अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। कहा कि तुम लोग सही से शासन व्यवस्था चलाओगा नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा पूरा राज्य जो है वो किसका? मेरा। हम यहाँ तो शासन व्यवस्था चलाएंगे, ठीक है। इसलिए उनका राज्य छिन गया था किनका? बेगम हजरत महल का, इसलिए वो विद्रोह में हो गए थे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अधिकतर वो सारे लोग विद्रोह में शामिल हुए जिनका कुछ न कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया था, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अंग्रेजों का सपोर्ट भी कर रहे थे, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का मदद भी कर रहे थे, है ना। फिर झांसी, वही 4 जून 1857 to 18 जून 1858, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह को लीड कर रही थी, और यहाँ विद्रोह को दबाया था कौन? तो ह्यूरोज नाम का एक सैनिक अधिकारी था। उसने कहता है कि झांसी वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ऑइंस टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। फिर एक है जगदीशपुर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बिहार से जुड़ा हुआ है। ये अगस्त 1857 टू दिसंबर 1857। यहाँ विद्रोह को लीड कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे, ठीक है। कुंवर सिंह जो थे आरा के थे, ठीक है, आरा के एक जमींदार थे, और यहाँ विद्रोह को दबाया था विलियम टॉयलर और विंसेंट एरी, ठीक है, इसने विद्रोह को दबाया था। यहाँ विद्रोह क्यों हुआ था? तो कहता है कि कुंवर सिंह बाज जमींदार ऑफ आरा बिहार, वेयर ही कमांडेड द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये जो कुंवर सिंह थे, यहाँ देखिए आप, यहाँ ध्यान देना, ये जितना लिस्ट बताया है इस लिस्ट में सारे वो लोग हैं जो कि किसी न किसी कारणवश, मतलब उनका कुछ न कुछ छीन गया, अंग्रेजों ने छीन लिया, इसलिए वो विद्रोह में शामिल हुए। एकमात्र वैसे व्यक्ति जिनका कुछ छीना होना नहीं था, बल्कि देश प्रेम की भावना से विद्रोह में शामिल हुए थे, वो व्यक्ति थे बिहार के आरा के जमींदार कुंवर सिंह, ठीक है। ये आरा बिहार के जमींदार थे, और इन्होंने जो बिहार में जो सिपाहियों का जो ग्रुप था उसको इन्होंने लीड किया, और विद्रोह, बिहार में विद्रोह को बढ़ाने में या अंग्रेजों का खिलाफत करने में इनका नाम जो है वो सबसे गौरव के साथ लिया जाता है, ठीक है। कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे आप? नहीं, कुंवर सिंह बड़ा बड़ा मूंछ, पिक्चर में आप देखिएगा तो मिलेगा। एक हाथ ऐसा माना जाता है कि जब गंगा पार कर रहे थे वो, तो अंग्रेज ने गोली चलाया कि उनका हाथ में गोली लग गई, ठीक है, और जहर धीरे धीरे फैल रहा था, वो अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दी, मतलब गंगा को समर्पित कर दी, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ गए। अब ये लास्ट जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, कहता है कि ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857।
अब 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के बाद आगे ब्रिटिश ने कौन सा पॉलिसी अपनाया भारतीयों के साथ, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा टाइम था कि कुछ भारतीय लोग हमारे सपोर्ट में आ गए और ये जो भारतीय लोग हैं उनका विद्रोह असफल हो गया। नहीं तो इन लोग को तो लग रहा था कि अब यहाँ से लगता है कि बढ़िया बिस्तर समेट के हमको भागना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान देंगे इधर। तो कहता है कि आगे चल के ब्रिटिश लोगों ने कुछ पॉलिसी अपनाया ताकि भारतीय लोग जो है वो हमसे संतुष्ट रहें और भविष्य में ऐसा विद्रोह ना करें। तो उन्होंने क्या क्या कार्य किया, तो कहता है द न्यू ब्रिटिश पॉलिसी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहले चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशंस बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 1858 द पावर्स टू गवर्न इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। सबसे पहले भारत में जो चेंजिंग आया वो एडमिनिस्ट्रेशन का चीज था, शासन व्यवस्था में। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसको लगा कि ये जो कंपनी है वो सही से भारत में शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा है और यही कारण है विद्रोह को होने का। इसलिए ब्रिटिश का जो संसद है वहां पे एक एक्ट पारित किया गया 1858 में। वहां का जो पार्लियामेंट है वहां एक कानून बनाया गया और उस कानून के अकॉर्डिंग कहा गया कि भारत में जो अब शासन व्यवस्था का जो पूरा कंट्रोल जो कि पहले कंपनी के पास था, अब कंपनी के पास नहीं रहेगा। अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो वहां शासन चला देगा। ठीक है, मतलब कंपनी जो है, यहाँ ये चीज ध्यान रखना, 1857 से पहले यहाँ पे हम लोग गुलाम किसके थे? अंग्रेज के गुलाम नहीं थे, अंग्रेज का जो एक कंपनी था उसका गुलाम थे। अब सोचिए कि मान लिए कि इंडिया है देश, हम लोग इंडिया में है। अब इंडिया का कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा कोई कंपनी है, टाटा है कंपनी, ठीक है, या जियो है। अब टाटा जो है जाए कहीं अफ्रीकी कोई कंट्री में या कहीं जाए, ठीक है, अफ्रीका में जाए, कोई छोटा मोटा देश में अपना व्यापार करे, धीरे धीरे करके पूरे देशों को अपने कंट्रोल में कर ले। तो भारत वहां पे कंट्रोल नहीं किए हुए, भारत के अंदर वो नहीं है, मतलब भारत का एक कंपनी उसको गुलाम बना लिया। वैसे ही एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि मतलब अंग्रेज 1857 से पहले अंग्रेज के कंट्रोल में नहीं था इंडिया, अंग्रेज का एक कंपनी आके भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। मतलब कितना महामूर्ख थे हम लोग या कितना महा कमजोर थे हम लोग। नहीं, वहां से एक कंपनी आया व्यापार करने और कंपनी जो है भारत के लोगों को अपन गुलाम बना दिया। समझ रहे हैं? तो अब क्या किया गया, कहा गया कि अब जो है कंट्रोलेंस वो कंपनी के अंदर नहीं रहेगा, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, फिर कहता है कि मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हु मेड रिस्पांसिबल फॉर द गवर्नमेंट। अब एक मिनिस्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाने लगा, उसको भारत में शासन व्यवस्था के लिए रिस्पांसिबल माना गया। जिसे आप इस तरह से समझिएगा कि आज जब सरकार बनता है तो अलग अलग मंत्रालय मिलता है, कोई विदेश संभाल रहा है, कोई वित्त संभाल रहा है, कोई अलग अलग चीज संभाल रहा है। तो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो सरकार बनता था वहां एक अलग पद सृजित किया गया कि भाई भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, उसके लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया गया। ठीक है, और एक मंत्री को अपॉइंट कर दिया गया कि तुमको वहां देखना है कि भाई भारत में शासन व्यवस्था सही से चल रहा है कि नहीं। उसको जो है वो कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कहता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। पहले जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे अब उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। फिर कहता है कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव किया गया, तो कहता है कि प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बिगिंस ड्यूरिंग दिस टाइम। धीरे धीरे करके जो राज्य हैं उनको धीरे धीरे करके स्वायत्त दिया जाने लगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स वाज विथड्रॉन, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो है था वो सबसे बड़ा कारण था इस विद्रोह का। जिस ने देखा कि भाई नाना साहब भी वही चलते विद्रोह कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई भी वही चलते विद्रोह की थी, तो डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी था उसको कहा कि नहीं नहीं खत्म कर देंगे, आगे से जो है ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, रूलर्स वर गिवन द हाई ऑफ एडॉप्टेशन, मतलब अब उनको फिर से अधिकार दे दिया गया कि भाई अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप अगर किसी को गोद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर से इन लोगों को ये अधिकार मिल गया। लोकल बॉडीज में क्या परिवर्तन हुआ, तो कहता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लीड द गवर्नमेंट्स टू फर्दर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बाय
promoting local governments through municipalities and district board. अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और मतलब जो गांव स्तर है, जिला स्तर है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज बनाया गया, ठीक है। और इससे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ज्यादा प्रमोट किया गया। जैसे आज जो हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था, जैसे यहाँ पंचायत है ना, वहाँ एगो मुखिया है, एगो सरपंच है, वार्ड कमिश्नर है, कि अब ये लोग क्यों है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है कि भाई छोटा मोटा स्तर पर आप ही लोग खुद जो है कोई भी मामला है तो उसको आप लोग अपने तरीका से सुलझा लीजिए, अपने तरीका से जो है अच्छा से मामला सुलझेगा, है ना। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उसको जो है प्रमोट किया गया है, ठीक है, कि भाई लोकल स्तर पे जो गवर्नमेंट है वो अच्छा से काम करे, उसके लिए अंग्रेजों ने कुछ कार्य किए। फिर कहता है चेंज इन आर्मी। अब अंग्रेज को लगा कि भाई आर्मी तो सबसे बड़ा एक तो विद्रोह शुरू किया था, ठीक है, इसलिए अंग्रेजों का दिमाग खुला और उसने आर्मी का जो सिस्टम था उसने चेंज किया। क्या किया, कहता है कि इंडियंस वर स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हायर पोजीशन। जो बड़ा बड़ा रैंक था सेना में, वहां से भारतीय लोग को धीरे धीरे करके साइड कर दिया। कहा कि रे इन लोग तो रहेगा तो इन लोग तो खतरनाक होगा, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा जो रैंक था सेना का, उस बड़ा बड़ा रैंक से धीरे धीरे करके भारतीय लोग को हटा दिया। कहता है कि न्यू सेक्शन ऑफ आर्मी लाइक पंजाब, गोरखा एंड पठान्स वर रिक्रूटेड इन द लार्ज नंबर। एक चीज और किया गया, जो अनुपात था सेना में, ठीक है, जो अनुपात था सेना में, मतलब पहले क्या था, अनुपात था कि अनुपात 1 और 3 का अनुपात था। 1 और 3 का अनुपात था कि मतलब 1 वो अंग्रेजी सेना है तो 3 भारतीय सिपाही रहता था। लेकिन जब विद्रोह हुआ उसके बाद प्रयास किया गया कि अनुपात जो है उसको कम किया जाए, मतलब 1-3 का जो अनुपात है उसको धीरे धीरे कम किया जाए, मतलब 2 पर लाया जाए, मतलब 2 अगर भारतीय है तो 2 ब्रिटिश के सपोर्ट वाला भी होना चाहिए। अब देखो ध्यान देगा इधर, अब चूंकि ब्रिटिश अंग्रेज लोग तो यहाँ आना नहीं चाहता था। अब भाई मान लीजिए कि आप अपने देश में हैं तो आप दूसरा देश में जाके क्या काम करिएगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो नहीं जाइएगा। तो जो अंग्रेज को यहाँ लाता सेना में तो ज्यादा पैसा उनको देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय लोगों का ही एक ग्रुप जो है उसको चुना, जो कि 1857 के विद्रोह से दूर था। जैसे अब जो है पंजाब 1857 के विद्रोह से दूर था, इसलिए पंजाबी लोगों को ज्यादा करके सेना में बुलाया जाने लगा। गोरखा जो लोग थे, तो नेपाल उपाल के तराई में रहने वाले जो लोग, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, उनको जो है धीरे धीरे गोरखा लोग को सेना में ज्यादा भर्ती किया जाने लगा। पठान लोग जो थे, पठान विद्रोह में शामिल नहीं थे, तो इन लोगों को जो है वो धीरे धीरे करके सेना में, मतलब वैसे तत्वों को सेना में ज्यादा लाया जाने लगा जो कि 1857 के विद्रोह से दूरी बनाए हुए थे, वैसे लोग को सेना में ज्यादा प्रमोट किया जाने लगा। समझ रहे हैं बात को। अब कहता है बुक रिटेन्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति पर कुछ बुक्स जो है वो लिखे गए हैं। बीडी सावरकर ने लिखा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक जो है वो, ये बुक लिस्ट जो है 4-5, इसको आप अच्छा से याद कर लेना, ठीक है, वो आएगा एग्जाम में या टेस्ट भी हम लेंगे तो उसमें भी आएगा, ठीक है। बीडी सावरकर जो लिखे हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कार्ल मार्क्स लिखे हैं द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। रिविलियन 1857 सिंपोटिज्म, इसको लिखे हैं पूरन चंद्र जोशी के द्वारा ये लिखा गया है। ग्रेट म्यूटनी क्रिस्टोफर हेवर्ट के द्वारा लिखा गया बुक है। ग्रेट म्यूटनी, ये सारा का सारा जो बुक है वो भारत में 1857 के क्रांति पर आधारित है, इसलिए आप इसको याद कर लेना।